स्वागत करता हूं आप सभी को। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपका जो है आज इस सप्ताह का आखिरी है, सैटरडे है, तो आखिरी ये आपका इस सप्ताह का वीडियो है जिसमें हम लोग लेकर आए हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग का यूनिट नंबर 1 होगा और चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का यूनिट नंबर 2 से प्रश्न लेकर आए हैं। ओके, यानी मेंटल हेल्थ नर्सिंग का चैप्टर 1 का प्रश्न है और चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का चैप्टर 2 का प्रश्न है। 2 प्रश्न आज हम लोग लेकर आए हैं और बहुत शानदार प्रश्न है जिसमें हम लोग चाइल्ड और मेंटल हेल्थ दोनों से एक एक प्रश्न लेकर आए हैं और यह वीडियो नंबर 4 है सेकेंड ईयर का सब्जेक्टिव का। ओके, चलिए शुरू करते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको पीडीएफ मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा, तो आप हिंदी वाले भी पढ़िए, इंग्लिश वाले भी पढ़िए, दोनों समझिए और लिखिएगा अच्छे से। चलिए देखते हैं। मनोरोग नर्सिंग के प्रबंध बताएं। साथियों, एक आप लोग समझ लीजिए, आप आगे मनोरोग के बारे में पढ़ेंगे, चाहे सिजोफ्रेनिया हो, मेनिया हो, ठीक है, या फिर ओसीडी हो, फिर डिप्रेशन हो, कुछ भी हो, मनोरोग के नर्सिंग प्रबंध आगे पूछेगा और पूछेगा ही आपके एग्जाम में भी। तो आप कॉमन इतने चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। आज जो हम मनोरोग के एक कॉमन है, ठीक है, मेंटल इलनेस के लिए कॉमन नर्सिंग मैनेजमेंट है, जो किसी भी, चाहे सिजोफ्रेनिया हो, मेनिया हो, डिप्रेशन हो, ओसीडी हो, ठीक है, कोई भी हो, डिलीरियम हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी मानसिक रोग हो, सब में यह अप्लाई होगा, यह मानसिक रोग का प्रबंधन, ठीक है। तो नर्सिंग प्रबंध कैसे किया जाएगा, चलिए देख लीजिए। सबसे पहले आपको 2 चीज़ ध्यान में रखना है नर्सिंग प्रबंध करने में मानसिक रोगों को। वो है आपका नर्सिंग डायग्नोसिस, मतलब नर्सिंग रोगों का निदान। पहला है किस रोग क्या क्या लक्षण होगा, वो निदान की तरफ लिखाया जाएगा और जो नर्सिंग हस्तक्षेप करेगी, इंटरवेंशन करेगी नर्सिंग के द्वारा, जो किया जाएगा एक नर्स के द्वारा, वह नर्सिंग हस्तक्षेप में लिखा जाएगा। मीन्स समझिए कि इसमें मनोरोग का, जो भी मनोरोग हो उसका क्या क्या लक्षण हो सकता है, तो इधर उसके लक्षण लिखा जाएगा निदान में और इधर लिखा जाएगा नर्स द्वारा किए गए प्रबंध इस लक्षण के लिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखेंगे मनोरोग के लिए नर्सिंग प्रबंध क्या क्या होगा और इसका निदान जो है क्या क्या होगा, कौन कौन से लक्षण होंगे। चलिए हम लोग पहला देखते हैं। पहला देखिए, इस साइड यहाँ पे लिखने में डिस्टर्ब होता है, इसलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ये पॉइंट आपका हो जाएगा नर्सिंग डायग्नोसिस, मतलब मनोरोग का निदान, और इसके बाद ये सारा पॉइंट जो है नर्सिंग इंटरवेंशन का है, नर्सिंग हस्तक्षेप का है, जो नर्स द्वारा किया जाएगा, ठीक है। देखिए, अनुभूति विकार है, परसेप्चुअल डिसऑर्डर है। परसेप्चुअल डिसऑर्डर का मतलब होता है कि अनुभूति, मतलब किसी भी चीज़ को जो है किसी भी चीज़ के प्रति जो है मतलब ज्ञान खो जाना, ठीक है ना, अनुभूति विकार, ठीक है। तो ये जो है परसेप्चुअल जो है आपके डिसऑर्डर होता है, तो ये आपके हो जाएगा रोग का लक्षण। किसी भी मानसिक रोग में अनुभूति विकार ज़्यादातर होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा पहला। और इसका जो है नर्सिंग इंटरवेंशन हस्तक्षेप कैसे लिखेंगे, देखिए। तो इसके लिए जो जो हेल्प हो सकता है नर्स के द्वारा, उसी चीज़ को यहाँ पे लिख देंगे। देखिए, अनुभूति विकार है, परसेप्चुअल डिसऑर्डर है, तो इसमें क्या होगा कि रोगी को जैसा है वैसा ही स्वीकार करें, मतलब रोगी जैसा है वैसा ही स्वीकार करना चाहिए। परसेप्चुअल डिसऑर्डर वाले में जैसा रोगी है वैसा ही स्वीकार करें, नर्स का ये हस्तक्षेप होगा। रोगी को निर्देशित करे कि वह वास्तविक घटनाओं तथा वातावरण जो है वर्तमान परिस्थिति के बारे में बात करें। आप जो है कोई भी अगर किसी को परसेप्चुअल डिसऑर्डर हो रहा है तो क्या करेंगे, रोगी को डायरेक्शन देंगे, निर्देशित करेंगे कि वह वास्तविक घटनाओं, रियल घटनाओं, त्रुट घटना और प्रेजेंट टाइम के कंडीशन के बारे में बात करें। इन नर्स के द्वारा हस्तक्षेप किया जाएगा। विभ्रम तथा मिथ्याबोध को उत्प्रेरित करने वाले घटनाओं पर ध्यान न दे। नर्स एक चीज़ें करेंगी कि जो भी विभ्रम, हेलुसिनेशन और जो भी डेल्यूजन है, इससे को प्रेरित करने वाली जो भी घटना है, मतलब भ्रम और विभ्रम को जो भी बढ़ाने वाला घटना है, उस पर ध्यान न दे, ऐसा जो है हम नर्सिंग हस्तक्षेप में बताएंगे, ठीक है। उसके बाद है रोगी के साथ लंबे समय तक बातचीत न करें। रोगी के साथ लंबे समय तक बातचीत न करें, ये सब के सब जो है नर्सिंग हस्तक्षेप होगा। किसके लिए, अनुभूति विकार में। अनुभूति मतलब होता है अनुभव होना, ठीक है, अपने अंदर। तो इसी चीज़ को जो है अनुभूति विकार होता है, या अनुभव से संबंधित जो है विकार होता है, ठीक है। ये चीज़ समझ गए, नर्सिंग हस्तक्षेप भी समझ गए। अब दूसरा जो लक्षण दिख सकता है इसमें मनोरोग के और उसका प्रबंध कैसे होगा, तो देखिए, कोई भी मानसिक रोग हो, ज़्यादातर मानसिक रोगों में सोच का विकार, थिंकिंग डिसऑर्डर हो ही जाता है, ठीक है। जैसे डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया, मेनिया, ये सब के सब में थिंकिंग डिसऑर्डर, सोच में समस्या आ ही जाता है, ठीक है।
अगर सोच में समस्या आता है तो हम एज ए नर्स कैसे हस्तक्षेप करेंगे? रोगों की बातों को अनदेखा, मतलब रोग नहीं होगा यहाँ पे, रोगी की बातों को अनदेखा ना करें। सोच का विकार आएगा तो समझिए आप नर्स है, आप उसके देख रेख कर रहे हैं, तो आप उसमें क्या क्या करेंगे? तो अगर रोगी कोई बात बोलता है उसके बातों को अनदेखा नहीं करें, ठीक है। रोगी के साथ मित्रता का व्यवहार करें, फ्रेंडली, ठीक है। रोगी के साथ सरल एवं स्पष्ट भाषा में बात करें, ओके। रोगी को अपनी बात कहने के लिए उत्साहित करें। रोगी को अंदर उपस्थित डर व घबराहट को दूर करें, क्योंकि डर और घबराहट से ही व्यक्ति में जो है सोचने से संबंधित विकार आने लगता है, ठीक है। तो अगर किसी व्यक्ति में, किसी रोगी में सोचने से संबंधित विकार आ जाए तो अनदेखा ना करें बातों को, उससे मित्रता बनाएं, सरल भाषा, स्पष्ट भाषा का प्रयोग करें, रोगी को अपनी बातें कहने के लिए उत्साहित करें और डर और घबराहट को दूर करें रोगी के अंदर से। तो ये सब सोच के विकार के लिए जो है नर्सिंग हस्तक्षेप होगा, ओके। नेक्स्ट है, बहुत सारे मानसिक रोगियों में खाने से संबंधित विकार आ ही जाता है। जब मनोरोग हो जाता है, मनोरोग से ग्रसित हो जाता है व्यक्ति, तो उसका खान पान जो है बिगड़ जाता है, टाइम टेबल, ठीक है ना। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे एज ए नर्स, तो मरीज को उसकी रुचि के अनुसार भोजन दें। अब मरीज को जो भी चीज़ चाहिए खाने में, वो चीज़ जो है उसके रुचि के अनुसार दे, जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा भी हो, ठीक है। नियमित अंतराल पर रोगी का वजन लेना चाहिए। नियमित अंतराल पर रोगी का वजन ले, चेक करें कि भोजन से संबंधित इसमें समस्या आया है, जैसे खान पान इरेगुलर होना या छोड़ देना, ठीक है। तो इससे वजन पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। भोजन थोड़ी मात्रा में दिन में कई बार देना चाहिए। रोगी को भोजन जो है, जब भोजन खान पान से संबंधित समस्या आ जाए तो जो है रोगी को क्या करे, थोड़ी मात्रा में भोजन कई बार देना चाहिए। भोजन को आकर्षक एवं स्वच्छ तरीके से देना चाहिए। भोजन को हमेशा स्वच्छ रखकर और आकर्षक तरीके से दे, ताकि पेशेंट इसके प्रति अट्रैक्टिव हो, ठीक है। तो अगर खान पान से संबंधित विकार होगा तो आप एज ए नर्स खाना पीना को पेशेंट को लिए रुचि बनाने के लिए, देने के लिए, चॉइस बढ़ाने के लिए क्या क्या करेंगे, आप इसके अंदर चीज़ों को लिख देंगे, ओके। ये हो गया। अब है डी नंबर, चिकित्सीय आवश्यकता, थेरेपेटिक नीड्स। थेरेपेटिक नीड्स मतलब चिकित्सीय उपचार में क्या क्या होगा, आवश्यकता में क्या क्या होगा। प्रक्रिया के बारे में रोगी को समझाएं। मतलब बहुत सारे मानसिक रोग होते हैं जो उपचार के विधि से डर जाते हैं। बहुत सारे व्यक्ति के अंदर उपचार के नाम सुनते ही जो है भागने लगते हैं। तो इससे रोकने के लिए जो भी चिकित्सीय आवश्यकता है उसे देने के लिए एज ए नर्स किन किन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। प्रक्रिया के बारे में रोगी को समझाएं ताकि रोगी डरे ना, घबराए ना। दवाइयों के लाभ एवं उनके विपरीत प्रभावों के बारे में रोगी व उसके परिवार के सदस्यों को बताएं, ताकि अगर बाद में कोई साइड इफ़ेक्ट होता है तो घर के परिवार और व्यक्ति जानते रहें। दवाइयाँ देते समय 5 सही नियम का ध्यान रखें, और यही जो है आपके चिकित्सीय नीड होती है जो एक नर्स को हस्तक्षेप करना चाहिए, बताना चाहिए रोगी से लेकर उसके परिवार को, ठीक है। और 5 रूल्स का ध्यान रखना चाहिए। अब है ई नंबर, सुरक्षा से संबंधित। अब जो भी मानसिक रोगी होते हैं उनमें सुरक्षा के बहुत ज़्यादा जो है असुरक्षित महसूस करने लगते हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा डरे हुए, असुरक्षित रूप से महसूस करते हैं। तो पेशेंट को कैसे सुरक्षा हो, कैसे वह जो है अपने अंदर से डर, उसके अंदर डर ना रहे, इसके लिए एज ए नर्स किन किन चीज़ों का जो है उसमें हम लोग हस्तक्षेप करेंगे, देख लीजिए। रोगी के कमरे का वातावरण शांत व सुविधाजनक होना चाहिए। अब जो भी रोगी है उसके कमरे का जो भी वातावरण है वह शांत रहे और सुविधाजनक होनी चाहिए, ठीक है। रोगी के कमरे में चाकू, पत्ती या अन्य कोई चोट पहुंचाने वाली सामान नहीं होनी चाहिए। आप एक नर्स है तो आपका जिम्मेदारी बनता है कि अगर कमरा में कोई ऐसे सामान है जो मरीज उससे अपने आप को चोट या नुकसान पहुंचा सकता है तो उन सामानों को हटा दे जल्द से जल्द, ओके। एंड नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे, यदि रोगी हिंसक या आक्रामक हो तो उसे नियंत्रित करने के लिए स्टाफ के सदस्यों को वहाँ उपस्थित हो। मतलब अगर रोगी अपने आप को जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक और हिंसक बना ले तो उसको नियंत्रित करने के लिए स्टाफ के और सदस्य वहाँ पे मौजूद उपस्थित होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि अकेला नर्स से संभव नहीं है। नेक्स्ट है, रोगी को देने के लिए निर्दाकारी दवाइयाँ उपस्थित होनी चाहिए। जब रोगी बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाए, हिंसक हो जाए, तो उसे सुरक्षा देने के लिए उसे नींद की दवाइयाँ देनी चाहिए, जिससे उसे नींद प्रेरित हो और वह आराम कर सके। तो इस प्रकार से 5 पॉइंट आपको किसी भी अगर आपको अलग अलग मानसिक रोगों के लिए अगर आपको नर्सिंग प्रबंध ना पता हो तो ये 5 पॉइंट याद रखिएगा कि
अनुभूति के विकार, खान पान का विकार, सोच का विकार, ठीक है। उसके बाद सुरक्षा और चिकित्सीय आवश्यकता, ये 5 चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिएगा। और किसी भी बीमारी का नर्सिंग प्रबंध अगर नहीं याद होगा तो ये 5 चीज़ें याद होगा, तो ये 5 चीज़ें किसी भी मनोरोग में नर्सिंग प्रबंध में लिख देंगे तो आपका सही हो जाएगा। समझ गए चीज़ को? चलिए मिलेंगे। अब मैं आपको ये बता दिया, अब आगे आप लोग जब पढ़ेंगे सिजोफ्रेनिया, मेनिया, बहुत सारे मानसिक रोग पढ़ेंगे तो आपको नर्सिंग प्रबंध वहाँ पे पूछेगा, जो कि यहाँ से आपको सीधा सीधा वहाँ पे मिल जाएगा। ओके, चलिए अब यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है, इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख सकते हैं, टोटल के टोटल इंग्लिश में दिया गया है, आपको डिस्क्रिप्शन से PDF मिल जाएगा, देख लीजिएगा। ओके, अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, बहुत शानदार प्रश्न है, मेंटल हेल्थ ही का है, एक और क्वेश्चन ही है मेंटल हेल्थ का, कि व्यक्तित्व को परिभाषित कीजिए एवं उसको प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। आपसे क्वेश्चन 5 नंबर में व्यक्तित्व के बारे में भी पूछ सकता है। ओके, तो देखिए व्यक्तित्व के बारे में 3 क्वेश्चन होता है, एक व्यक्तित्व क्या है, एक व्यक्तित्व का प्रकार और एक व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक। तो आज हम देखेंगे कि व्यक्तित्व क्या है और व्यक्तित्व के प्रभावित करने वाले, जिससे व्यक्ति पर्सनालिटी प्रभावित होता है, वह कौन कौन से ऐसे चीज़ें हैं, ऐसे घटक है जिसके द्वारा व्यक्तित्व का प्रभावित होता है। तो ये देख लेंगे, एक क्वेश्चन बनेगा व्यक्तित्व का प्रकार जो कि बड़ा है, उसको हम लोग आगे नेक्स्ट वीक में करेंगे। ओके, चलिए अभी देख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए, आपको एक के व्यक्तित्व को परिभाषित किया है एम एल मन के अनुसार, ठीक है। व्यक्तित्व को उस अति विशेषतापूर्ण संगठन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिससे व्यक्ति की संरचना, व्यवहार का तरीका, रुचियाँ, दृष्टिकोण, क्षमता, योग्यता और अभिक्षमताएं सम्मिलित होती हैं। देखिए, किसी भी व्यक्ति का सीधा समझिए, व्यक्तित्व का मतलब होता है कि व्यक्ति का एक अति विशेषपूर्ण क्षमता, गुण या संगठन, इस रूप में परिभाषित किया जाता है व्यक्तित्व को। अब इसके अंदर जो है व्यक्ति का संपूर्ण गुण, व्यक्ति का संपूर्ण चीज़ें इसके अंदर आ जाता है, चाहे वह व्यवहार हो, संरचना हो, चाहे उसके तौर तरीका हो, इंटरेस्ट हो, क्षमता हो, योग्यताएं हो, अभिक्षमताएं हो, सभी चीज़ें इसी व्यक्तित्व के अंदर में आ जाता है। समझ गए चीज़ को? तो ये आपके जो है LM मन ने जो कहा, कोई भी व्यक्तित्व का परिभाषा यही देगा कि व्यक्तित्व जो है किसी व्यक्ति के अंदर उपस्थित एक अति विशेषपूर्ण संगठन का रूप होता है, जिसके अंदर व्यक्तित्व का संरचना, जिसके अंदर व्यक्ति का संरचना, उसका व्यवहार, उसका रुचि, उसका क्षमता, उसका योग्यता, उसका पहनने ओढ़ने का तौर तरीका, खान पान का तरीका, चलने का तरीका, बोलने का तरीका, हर एक चीज़ जो है उसके व्यक्ति से संबंधित चीज़ें, उसको व्यक्तित्व कहते हैं, जो व्यक्ति के गुण को बताता है। ठीक है ना? व्यक्तित्व क्या है? व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों को बताता है। ठीक है, चाहे उसका शरीर का स्ट्रक्चर हो, नहीं लोग कहता है कि कोई बहुत लंबा है, कोई बहुत छोटा है, ऐसे कहता है ना, तो एक प्रकार से संरचना भी व्यक्तित्व को बताता है। ठीक है, और बाकी खान पान, व्यवहार, बोल चाल, चलन, ये सब तो है ही गुण, और ये सब जो है व्यक्तित्व के जो है एक परिभाषा है। ठीक है, तो आप समझ गए। तो अगर अर्थ लिखना आपके लिए पूछेगा व्यक्तित्व का, तो टोटल जितना मैं बताया वो लिख दीजिएगा। अगर परिभाषा पूछेगा, लिख दीजिएगा ML मन के अनुसार व्यक्तित्व उस अति विशेषपूर्ण संगठन के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें व्यक्ति की संरचना, स्ट्रक्चर, व्यवहार, तरीका, रुचियाँ, क्षमता, योग्यता और अभिक्षमताएं सम्मिलित होती है, मीन्स शामिल होती है। यह जो है ML मन के अनुसार व्यक्तित्व का परिभाषा है। ओके, इंग्लिश दिया गया है, देख लीजिएगा। अब हम लोग देखेंगे व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कौन कौन से ऐसे कारक है, फैक्टर है जो व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। ठीक है, देखिए पहला है जैविक कारण, बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर व्यक्ति के खुद से संबंधित होता है, मतलब शारीरिक चीज़ों से संबंधित होता है, जैसे अंतःस्रावी ग्रंथि, अनुवांशिकता, शारीरिक रसायन, लिंग का प्रभाव, शारीरिक संरचना, बुद्धि का प्रभाव, ये सब बायोलॉजिकल फैक्टर है जो व्यक्ति और व्यक्ति के शारीरिक चीज़ों से संबंधित होता है। तो बायोलॉजिकल फैक्टर व्यक्ति को प्रभावित करता है, तो उसके व्यक्ति को व्यक्तित्व भी प्रभावित होता है, मतलब किसी व्यक्ति के गुण को प्रभावित करता है बायोलॉजिकल फैक्टर भी। ठीक है, जिसमें ये सारे चीज़ दिया गया है। ओके, अब यहाँ पे इंग्लिश में भी दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। दूसरा पॉइंट है इन्वायरमेंट फैक्टर, मतलब पर्यावरण कारक, जैसे माता पिता का प्रभाव, कैसा प्रभाव पड़ रहा है बच्चे पर, ये भी जो है प्रभावित करता है व्यक्तित्व का। परिवार का आकार कैसा है, ये भी प्रभावित करता है। परिवार का आर्थिक स्तर कैसा है, ये भी प्रभावित करता है। पारिवारिक में संबंध एक दूसरे के प्रति कैसा है, ये भी जो है प्रभावित करता है। परिवार का शैक्षणिक स्तर कैसा है, ये भी प्रभावित करता है। वातावरण बनाता है जिससे व्यक्तित्व प्रभावित होता है।
विद्यालय का प्रभाव क्या है, यह बच्चे पर पड़ता है और उसके व्यक्तित्व को भी प्रभावित करता है। आस पड़ोस व स्कूली मित्रों का प्रभाव आप लोग देखते होइएगा कि लोग कहते हैं कि आसपास जैसा होगा, जैसा माहौल होगा वैसा ही बच्चा का गुण होगा आगे, यानी उसके व्यक्तित्व को वो प्रभावित करता है। धर्म का प्रभाव, राजनीतिक तंत्र का प्रभाव, समाज का प्रभाव, ये सब जो है प्रभाव आपके वातावरण में होता है, चाहे आपके समाज हो, परिवार हो, स्कूल हो, राजनीतिक हो, सभी लाइफ में यह जो है पर्यावरण जैसा होगा वैसा ही आपका जो है आगे का व्यक्तित्व जो है प्रभावित होता है। ओके, अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा और आखिरी है सेल्फ रिलेटेड फैक्टर, मतलब सेल्फ रिलेटेड कहिए या पर्सनल फैक्टर कहिए, पर्सनल या व्यक्तिगत या स्वयं के संबंधी कारक कहिए। ठीक है, अब स्वयं के संबंधी कारक कैसे प्रभावित करता है, जैसे आत्मसम्मान। अगर आत्मसम्मान किसी को अच्छा मिल रहा है तो उसका व्यक्तित्व बढ़िया होगा, उसके अंदर बहुत ही अच्छा जागृति होगा। अगर उसका आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होगा तो क्या होगा कि उसका आत्मविश्वास गिरेगा और व्यक्तित्व जो है प्रभावित होगा। स्वयं का पहचान, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन कैसा है, स्वयं का पहचान कैसा है, यह भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। ओके, तो चलिए ये आपका हो गया व्यक्तित्व क्या है और व्यक्तित्व को कौन कौन सी चीज़ प्रभावित करता है। मुख्यतः 3 चीज़ प्रभावित करता है, याद रखिएगा 3 चीज़। तीसरा है स्वयं से संबंधित चीज़ें प्रभावित करता है। दूसरा जो था वो हमारा पर्यावरण से संबंधित था, जिसमें परिवार, समाज, स्कूल सब से संबंधित माहौल आ गया। और पहला जो था वो बायोलॉजिकल फैक्टर था, मतलब समझ गए ना कि शारीरिक से संबंधित चीज़ें था। ओके, चलिए ये हो गया आपका। अब आगे हम लोग व्यक्तित्व के प्रभाव, व्यक्तित्व के प्रकार आगे पढ़ेंगे क्योंकि पूछता है बहुत बार। अब जो प्रश्न यहाँ पे आया है वो है हमारा चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड, CHN से रिलेटेड। तो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड जो है अब हमको बताना है इसमें कि डिफरेंट नियोनेंटल रिफ्लेक्सेज, शिशु में प्रतिवर्त, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बहुत VVI प्रश्न है। आप लोग देख लीजिए कि ये जो है आपके नियोनेंटल जो रिफ्लेक्सेज है, शिशु में कौन कौन से प्रतिवर्त देखने को मिलते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, प्रतिवर्त मतलब कहा जाए तो बच्चे का हंसना, बोलना, पैर हाथ चलाना, गर्दन इधर से उधर करना, ये सब प्रतिवर्त में ही आता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। कुल मिलाकर 9 प्रतिवर्त है, आपको इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। आपके एग्जाम में पूछेगा कि वृद्धि और विकास क्या है और बस शिशु में होने वाले प्रतिवर्त को बताए, 5 नंबर में भी पूछ देगा। तो चलिए देखिए, नवजात शिशु जो नियोनेंटल होते हैं, जो नवजात होते हैं, उसमें मुख्यतः निम्नलिखित प्रतिवर्त होते हैं। कौन कौन प्रतिवर्त होते हैं देख लीजिए। पहला है रूटिंग। रूटिंग का मतलब होता है कि शिशु के मुंह के कोने की तरफ गाल को छूने पर शिशु उद्दीपक के दिशा में सिर घुमा लेता है ताकि भोजन प्राप्त कर सके। पहला है रूटिंग। रूटिंग का मतलब होता है कि जैसे अगर बच्चे के आप गाल को छूते हैं तो वो बच्चा उसी तरफ अपने गाल को, अपने सिर को घुमा लेता है जिस तरफ से गाल को छुआ जाता है, ताकि भोजन जो है मिल सके। बच्चे को ऐसा लगता है कि हमें भोजन दिया जा रहा है, तो वह जो है उसी तरफ जो है क्या करता है, अपने सिर को घुमा लेता है। तो यह रूटिंग हो जाता है, गाल को छूने से रूटिंग होता है। ओके, दूसरा है सक्शन है, जिसमें चूसना होता है। शिशु के होठों पर जो है चूचक तथा बोतल की निप्पल वाले पर नवजात शिशु के उसे चूसने लगता है, चूसन सक्सिंग होता है। ठीक है, जैसे होता है कि शिशु के होठ है, मुंह है, उस पर कोई भी बोतल के निप्पल वगैरह या अंगुली लाते ही वह जो है उसे खींचने लगता है। इसका मतलब क्या है, उसे जो है सक्सिंग करने लगता है, चूसन करने लगता है, जिससे होता है यह भी एक प्रकार का आपका रिफ्लेक्स ही होता है कि जैसे ही आप बच्चे के नज़दीक अपने अंगूठा ले जाइए या बोतल का निप्पल ले जाइए तो वह उसे खींचने लगता है, उसे चूसक करने लगता है। तो यही जो है आपके दूसरा प्रतिवर्त सक्सिंग हो जाता है। ओके, तीसरा है एक्सट्रक्शन है, बहिर्वेदन है। बहिर्वेदन का मतलब होता है एक्सट्रक्शन, बहिर्वेदन। बहिर्वेदन का मतलब होता है कि नवजात शिशु द्वारा निगलने से रोकने के लिए जीभ से किसी पदार्थ को बाहर की ओर धकेलना। ठीक है, बहिर्वेदन, एक्सट्रक्शन। एक्सट्रक्शन के मतलब क्या है कि अगर कोई नवजात शिशु द्वारा कोई चीज़ें निगलता है तो उससे रोकने के लिए अपने जीभ से वह जो है उस पदार्थ को बाहर की ओर धकेलने लगता है। आप लोग देखते होइएगा कि जो बच्चे होते हैं एकदम छोटे से नवजात, उसमें अगर आप कुछ भी चीज़ें मुंह में रखिएगा तो अपने जीभ के थ्रू से बाहर फेंकने लगता है। मतलब वह जो है निगलने से रोकने के लिए जीभ का उपयोग करता है, बाहर धकेलने के लिए उस वस्तु को, उस सामान को, और यही रिफ्लेक्स होता है, यह बहिर्वेदन होता है, एक्सट्रक्शन रिफ्लेक्स होता है।
चौथा है गुड़िया आँखें, डॉल आँखें। गुड़िया आँखें का मतलब है कि नवजात के सिर को दाएं या बाएं घुमाने पर उसकी आँख गति नहीं करती है। मतलब इसका अर्थ हुआ कि अगर बच्चे को दाएं और बाएं हम घुमाएंगे सिर को तो उसका आँखें जो है गति नहीं करता है। जबकि आप एक वयस्क में, एक बड़े बच्चे में आप इधर उधर उसके गर्दन को घुमाइएगा तो उसका आँख भी जो है गति करता है उसी साइड, ठीक है। जबकि शिशु में ऐसा नहीं होता है। शिशु में स्थिरता का विकास होने पर आंखें सिर की स्थिति के अनुसार गति करने लगती है। ये होता है कि आँखें जो होता है वो क्या होता है कि जो शिशु के आँखें होते हैं वह स्थिरता के विकास होने के कारण सिर जिस साइड जाता है डायरेक्टली जो है आँख भी उसी साइड गति करता है। आँख जो है क्या होता है, घूमता नहीं है, आँख गति नहीं करता है। जैसे नॉर्मली छोटे बच्चे की तरफ अगर दाएं साइड में आप उसके सिर को घुमा देंगे फिर भी वह सामने की तरफ जो है आराम से अपने आँख को गति करके जो है क्या करेगा, देख लेगा। लेकिन शिशु में स्थिरता का विकास होता है, इस कारण से उसका आँख गति नहीं करता है और जिस साइड उसका सिर होगा उसी साइड उसका डायरेक्ट आँख रहता है, ठीक है। तो ये गुड़िया की तरह आँखें रहता है। जिस तरह गुड़िया के गर्दन जिस साइड घुमा देंगे डॉल का उसी साइड उसका आँख भी सीधा रहता है, उसी प्रकार से बच्चे में भी ये होता है। नेक्स्ट है हथेली का पकड़, पाल्मर ग्रेप्स। पाल्मर ग्रेप्स का मतलब होता है कि नवजात शिशु की हथेली में वस्तु या अंगुली रखने पर वह कसकर पकड़ लेता है अपने हथेली से। तो ये पाल्मर ग्रेप्स है। इसमें हथेली का पकड़ होता है जिसमें नवजात शिशु अपने हथेली में कोई भी सामान को अनुभव होते ही वह कस कर पकड़ लेता है, ठीक है। आप लोग देखते भी होइएगा कि अगर बच्चे छोटा सा नवजात शिशु है उसमें अगर आप अपना अंगुली या कोई सामान दीजिए तो वह कस के पकड़ लेता है। मतलब क्या हुआ, तो वह एक पाल्मर ग्रेप्स होता है। हथेली का पकड़ जो है एक रिफ्लेक्स होता है। नेक्स्ट है तलवों का पकड़। तलवों का पकड़ मतलब प्लेंटर ग्रेस्प है, ठीक है। देखिए पैरों के तलवों पर उंगलियों के पीछे दबाने पर पंजों का अंकुचन होता है। आप लोग देखते होइएगा बच्चा में जब आप बच्चे के अंगुली में, पैर की अंगुली में भी कुछ दीजिएगा तो वह अंगुली को कस के दावे रखता है बच्चे में, ठीक है। तो यह क्या होता है, एक प्रकार का यह भी जो है प्लेंटर ग्रेप्स तलवों का पकड़ होता है जिस प्रकार से हथेली का पकड़ होता है। नेक्स्ट है सातवां है गर्दन का तनावपूर्ण प्रतिवर्त, टॉनिक नेक रिफ्लेक्स। अब गर्दन का भी प्रतिवर्त होता है, तनावपूर्ण होता है। लेटे हुए शिशु के सिर को तीव्रता से एक ओर घुमाने पर उसी ओर के हाथ पैर सीधे हो जाते हैं तथा दूसरी ओर के हाथ पैर मुड़ जाते हैं, वह दोनों हाथों की मुट्ठियाँ बंध जाती है। यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर कोई शिशु है लेटा हुआ है और डायरेक्ट उसके सिर को हम अगर किसी साइड घुमाएंगे तो उस साइड, जिस साइड हम घुमाएंगे उस साइड का हाथ पैर सीधा हो जाता है और जो दूसरी साइड का हाथ पैर होता है वह मुड़ जाता है और दोनों हाथ जो है मुठिया बंध जाता है। तो यह गर्दन का तनावपूर्ण प्रतिवर्त होता है जिसमें गर्दन को किसी साइड घुमाने पर उसका हाथ पैर उस साइड का उसी तरफ सीधा हो जाता है, जबकि दूसरे साइड का जो हाथ पैर होता है वह मुट्ठी बंध जाता है बच्चे का, ठीक है। तो ये हो गया आपका टॉनिक नेक रिफ्लेक्स, गर्दन तनाव प्रतिवर्त। ये हो गया। मोरो प्रतिवर्त है, मोरो रिफ्लेक्स है। मोरो रिफ्लेक्स सबसे आसान है। मोरो रिफ्लेक्स होता है मोरो प्रतिवर्त। इसका मतलब होता है कि जो भी नवजात शिशु होते हैं उसके अगर पास में आप कस के आवाज़ देते हैं, जिससे होता है जिससे आवाज़ देते हैं या पास में जाकर बोलते हैं कस के, तो जो शिशु होता है वो चौंक जाता है और चौंकने से उसका पूरा शरीर अकड़ जाता है और अकड़ने के साथ में उसका हाथ व पैर एक समान शरीर से दूर व सीधे हो जाते हैं। आप लोग देखते होइएगा कि बच्चे के नज़दीक जाकर अगर कस कर चिल्लाया जाए, बोला जाए आवाज़ में, तो बच्चे जो है क्या होता है एकदम से चौंकने लगता है, शरीर उसका अकड़ जाता है और उसका हाथ पैर एकदम सीधा हो जाता है दूर दूर और दोनों हाथों पैरों के अंगूठा जो है सी आकार बना लेता है और बच्चा जोर से रोने लगता है चौंकने के बाद। तो यही मोरो प्रतिवर्त होता है जहाँ पे बच्चा चौंकता है। एंड लास्ट वाला है बेबेंस्की प्रतिवर्त। बेबेंस्की प्रतिवर्त में क्या होता है, देखिए शिशु के तलवे पर सहलाने तथा खुरचने पर शिशु पैर की उंगलियों को बाहर व ऊपर की ओर फैला लेता है। मीन्स अगर पहले ऐसा है तो बाद में ऐसा हटा के फैला लेगा हाथ और पैर की उंगलियां और बाहर की तरफ फैला देगा। तो यह बेबेंस्की प्रतिवर्त होता है। अगर बच्चे के तलवे पर सहलाते हैं तो या खुरचते हैं तलवे पर तो वह पैर की उंगलियों को बाहर की तरफ कर लेता है और ऊपर की तरफ फैला लेता है। चूँकि जो नॉर्मल बच्चे में होता है वह पैर की उंगली हल्का मुड़ा हुआ होता है अंदर की तरफ, लेकिन जैसे ही उसके तलवे को सहलाएंगे तो वह ऊपर की तरफ फैला देता है। तो यह बेबेंस्की प्रतिवर्त होता है, समझ गए।
क्या क्या प्रतिवर्त हम लोग पढ़े हैं, एक पढ़े हैं हम, देख लीजिए फिर एक बार हम रिपीट कर देते हैं। 9 प्रतिवर्त जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पहला था रूटिंग प्रतिवर्त, दूसरा था चूसिंग मतलब सक्सिंग प्रतिवर्त, एक्सट्रॉक्शन बहिर्वेदन प्रतिवर्त, चौथा है गुड़िया आंखें डॉल्स आई, पांचवा है हथेली का पकड़ पाल्मर ग्रेस्प और तलवों की पकड़ प्लेंटर ग्रेप्स, गर्दन का तनावपूर्ण प्रतिवर्त टॉनिक नेक रिफ्लेक्स, मोर्तो प्रतिवर्त मोरो रिफ्लेक्स एंड लास्ट वाला है बेवेंस्की प्रतिवर्त मीन्स बेवेंस्की प्रतिवर्त। और सब में बता ही दिए किस में क्या होता है। तो इस प्रतिवर्त को आप 2 बार वीडियो को देखिएगा और नोट्स बनाइएगा तो आपको कंप्लीट याद हो जाएगा, महत्वपूर्ण है, ठीक है। उसके बाद नीचे यहाँ पे इंग्लिश मैंने दे रखा है सभी प्रतिवर्त का, तो आप लोग जो है देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, बहुत आसान भाषा में दिया गया है। ओके, चलिए अगर आप लोग को अच्छा लगता हो इस सेशन तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि मोटिवेट मिले तो और बेहतर से आप लोग को मैं बता सकूँ। PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा और आप लोग जो है पढ़ते रहिए, मैं डेली वीडियो लाता रहूँगा। ओके, चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।